नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राज पाठक। देखिए, आज का जो विषय हमारा है वो शिक्षा का है। आखिरकार जब लॉकडाउन लगा से 5 महीने पहले, अगर अभी की बात करें तो कल से लॉकडाउन फिर से लग गया है। मगर जब 5 महीने पहले लॉकडाउन लगा तो सबसे बड़ी समस्या उन बच्चों के लिए आई जो पढ़ाई करना चाहते थे और पढ़ाई करते थे, और साथ ही उन शिक्षक शैक्षणिक संस्थानों के साथ आई जो किसी किराए के मकान में रहकर उन बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। कैसे गुजरा उनका ये दिन, जबकि सरकार ने इस पर कुछ नहीं कहा, किसी तरीके से उनको मदद मिला या नहीं मिला, ये सवाल हम करेंगे। आज हमारे साथ में है गोल इंस्टीट्यूट है औरंगाबाद में, और उनके संस्थापक कहिए शिक्षक हैं सौरभ सिन्हा जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बुलेट न्यूज़ के माध्यम से जो आप लोगों ने ये शिक्षकों की जो समस्या है उसको सरकार तक, प्रशासन तक रखने के लिए जो ये माध्यम बनाया, उसके लिए मैं बुलेट न्यूज़ का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और अभी क्या है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए तो जो संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, तो उसको लेकर के जनता से, चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ, तो अपने छात्रों से और जनता से इस बुलेट न्यूज़ के माध्यम से यही एक गुजारिश होगी हमारी कि आप लोग सुरक्षित रहें, घर में रहें, बेवजह बाहर ना निकलें, मास्क का ज़्यादा उपयोग करें। और अभी जैसा कि अभी किसी तरह के अगर शिक्षण संस्थानों की बात करते हैं, चाहे वो निजी शिक्षण संस्थान में स्कूल आता हो, कोचिंग आता हो, तो लॉकडाउन तो चूँकि 4 महीना हो रहा है, लेकिन अगर शिक्षण संस्थानों को देखा जाए तो मार्च के प्रथम सप्ताह से ही शिक्षण संस्थान बंद थे। चूँकि 10 मार्च को होली था और 5 तारीख से होली के छुट्टी को लेकर के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था, और 13 तारीख को होली के बाद शिक्षण संस्थानों को पुनः खोला गया था। और सरकार के द्वारा निर्देश जारी किया गया कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कि 15 मार्च से सारे शिक्षण संस्थानों को बंद करना है, 15 मार्च से 31 मार्च तक। इस बीच 22 मार्च को जनता कर्फ्यू होता है, और जनता कर्फ्यू के बाद 21 दिन का पूरा लॉकडाउन हो जाता है। और उस समय से अगर अभी तक का देखा जाए, अभी जुलाई महीना चल रहा है, तो शिक्षण संस्थान जो है वो 5 महीने से लगातार बंद चल रहे हैं। छात्रों पर तो इसका पूरा असर पड़ रहा है। छात्र घर में हैं, जिनके पास सुविधा है वो किसी तरह से तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास सुविधा नहीं है, जैसे दूर सुदूरवर्ती, हम लोग भी ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, तो जो छात्र हमसे जुड़ पाते हैं, जो छात्र कवरेज में हैं, तो उनको हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं ऑनलाइन। और अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से निःशुल्क है, निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन दूर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में हो जाता है और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हो जाता है, तो वहाँ तक नेटवर्क नहीं मिलता है, जिसके कारण ऑनलाइन क्लास चलाना भी पूरी तरह से नहीं। तो सौरभ जी, अगर बात करें, सवाल यही है, आप लगातार जबकि शिक्षक हैं तो आप अपना जो है दायित्व निभा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कितना कारगर है? ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो अभी संक्रमण काल में तो ऑनलाइन क्लासेस काम तो कर रहा है, बच्चों तक हम अपने शिक्षा को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन समस्या हमारे साथ ये आ रही है कि सारे जो बच्चे हमारे शिक्षण संस्थानों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। कारण क्या होता है कि बहुत से बच्चे हैं जो यहाँ पे रूम लेकर के रह रहे थे, रेंट पे रह रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे गाँव चले गए हैं। तो गाँव में अक्सर ये नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, और नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते वो बच्चे जो है हमसे जुड़ नहीं पाते हैं, तो हम उनको एवरीडे जो है शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर ऑनलाइन क्लासेस को देखा जाए तो ये पूरी तरह से कारगर नहीं है। जब तक कि बच्चे क्लास में नहीं आते हैं, तब तक उनको शिक्षा देना कहीं से भी नहीं लगता है कि ये शिक्षा दिया जा सकता है बच्चों को। अच्छा, अगर बात करें तो चूँकि निजी संस्थान जो भी है वो तो बच्चों के आने के बाद जो पैसे आए उसी से चलते हैं। 4 महीने 5 महीने का जो ये लॉकडाउन रहा पूरी तरीके से, वैसी स्थिति में आप किस तरीके से गुजारा हुआ, और शिक्षक जो आपके अंडर में होंगे उसको फिर कैसे मैनेज किए, और साथ ही किराया इसका? देखिए, सबसे पहला तो है कि जो 5 महीने का लगातार लॉकडाउन हुआ, तो अगर शिक्षण संस्थानों की स्थिति देखी जाए तो इतनी भी, जो हम लोग मध्यम स्तर के शिक्षा संस्थान चलाते हैं, बड़े स्तर का शिक्षण संस्थान हमारा है नहीं, तो इतनी भी स्थिति अच्छी नहीं होती है कि जब शिक्षण संस्थान चलता भी है तो इतनी अच्छी स्थिति नहीं होती है कि शिक्षकों को देने के बाद, रेंट देने के बाद अपने पास बहुत ज़्यादा बच जाए। लेकिन फिर भी किसी तरह से गुजारा होता है, चूँकि हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। तो हमारा भी एक सपना है कि भाई हम सरकारी सेवाओं में जाएंगे, तो जो उसके बाद जो समय बचता है तो उस समय को हम बच्चों तक शिक्षा देने का काम करते हैं। और लेकिन इसके बाद जो 5 महीने का जो लॉकडाउन के बाद जो बंद हुआ और शिक्षण संस्थान जो पूरी तरह से बंद हो गए,
तो इस बीच हमारे जो शिक्षक थे जो पढ़ाते थे, हमारे संस्थानों में पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे, तो उनका तो पूरी तरह से रोज़गार बंद हो गया। अब रह गई बात जो वैसे संस्थान है जो किराए के मकान में चल रहे हैं, तो अब मकान मालिक जो होते हैं तो मकान मालिक का भी एक रोज़गार का वो साधन है, चूँकि उनका भी घर परिवार है, तो वो भी पूरी तरह से मकान मालिक एक इस कोरोना संक्रमण काल में एक चीज़ देखने के लिए मिला कि जो भी वैसे मकान मालिक थे उन्होंने कोऑपरेट तो किया, लेकिन फिर भी वो बहुत हद तक कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे, चूँकि उनका भी घर परिवार है, उनका भी अगर घर देखा जाए तो इसी से चलता है। और हमें अगर रेंट की बात की जाए तो रेंट तो उनको देना ही है, अभी दें या कुछ दिन के बाद दें, लेकिन देना तो है उनको रेंट। और जैसा संक्रमण बढ़ रहा है तो उसको देखते हुए ऐसा लगता ही नहीं है कि आने वाले समय में भी शिक्षण संस्थानों को लेकर के सरकार का कोई भी निर्देश होगा कि इसको कब प्रारंभ किया जाएगा। तो हमारा इस समस्या तो है। दूसरी चीज़ है कि जो निजी स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनका जो वेतन होता है 8,000, 10,000 से 15,000 होता है, तो पहले ही उनका जो घर की स्थिति होती है वो दयनीय होती है, बहुत अच्छी तरह से चल तो नहीं पाती है। और अगर वो 6 महीने से पूरी तरह से रोज़गार होकर बैठे हुए हैं तो उनके घर की स्थिति क्या है वो आप आकलन कर सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी अभी तक का जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं लागू की गई इस संक्रमण काल में, तो उसमें शिक्षकों के लिए, चूँकि एक शिक्षण संस्थान है या फिर शिक्षक जो हैं वो भी एक बड़े स्तर का रोज़गार है, चूँकि सरकार के पास रोज़गार का बहुत ज़्यादा सृजन तो है नहीं, तो निजी स्कूलों में पढ़ा करके, निजी संस्थाओं में पढ़ा करके, निजी संस्थान चला करके अपना एक रोज़गार का माध्यम भी बन जाता है, तो हम लोग अपना किसी तरह से जीवन को चला रहे हैं। लेकिन सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी के मुखारबिन से अभी तक ये सुनने के लिए नहीं मिला कि शिक्षण संस्थान या शिक्षकों के लिए हमारे तरफ से किसी भी तरह की सहायता प्रदान की जाएगी, उनके लिए कोई विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। जबकि शिक्षक जो होते हैं वो समाज के एक शिल्पकार होते हैं, वे समाज को एक हमेशा एक अच्छे रचना देने का काम करते हैं। अब इस कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान ही देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे शिक्षक होंगे जिन्होंने अपने स्तर से लोगों को इस जागरूक नहीं किया होगा, कोविड-19 का महामारी से बचने के लिए, उससे सुरक्षा के लिए जागरूक किया होगा, क्योंकि वो समाज के एक जो होते हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, उनके बातों को लोग मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो उन्होंने अपने स्तर से इस काम को किया। दूसरी चीज़ कि शिक्षकों को अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे भी शिक्षक थे, औरंगाबाद में भी हमारे ऐसे बहुत से सारे शिक्षक थे जिन्होंने इस लॉकडाउन के अंतर्गत वैसे ज़रूरतमंद लोगों तक सहायता भी प्रदान करने का काम किया था। तो शिक्षकों ने, चाहे जो भी हो, शिक्षक हर स्तर से यही प्रयास करते हैं कि जो समाज है वो समाज एक अच्छी रचना में ढले, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा दिखता ही नहीं है, कोई भी ऐसा कि शिक्षकों के लिए कुछ वो विशेष किसी तरह का कोई योजना उनके पास है। अच्छा, तो बात करें जब सरकार के पास नहीं है, एक तरफ सरकार कहती है कि अपने कार्यकाल में पूरी तरीके से शिक्षा पे, रोजगार पे और विकास पे बात की है और विकास की है, जब शिक्षा की बात नहीं होती तो शिक्षा मंत्री जी, जो कि आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन, चूँकि चुनाव आ गया है, तो आप लोग कितना प्रभाव करेंगे, ये ज़रा बताइए। देखिए, हमारा जो प्रयास होता है चुनाव के समय, तो चूँकि सब लोग ये बात जानते हैं कि शिक्षक जो होते हैं वो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, उनको समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, समाज के लोगों के द्वारा दी जाती है प्रतिष्ठा। तो जहाँ तक हमारा तो किसी राजनीतिक दल से कोई जुड़ाव नहीं होता, लगाव नहीं होता है, किसी राजनीतिक व्यक्ति से कोई जुड़ाव लगाव नहीं होता है, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास होता है कि लोकतंत्र का जो ये खूबसूरती जो है, तो हम लोग प्रयास हमेशा समाज में यही करते हैं कि लोगों को मतदान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। चलिए, मतदान तो जागरूक कीजिए, आप एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन सरकार की जो शिक्षा नीति है, शिक्षा पे विकास की बात या शिक्षा को बढ़ावा देने की, वो कैसी है, उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार की शिक्षा नीति देखी जाए तो, चाहे वो अगर बिहार की शिक्षा नीति की अगर आप बात करते हो तो बिहार का शिक्षा स्तर तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और ये चीज़ हम लोगों को हमेशा देखने के लिए मिलता है कि अगर हमारे बिहार के जो छात्र होते हैं वो कहीं भी दूसरे राज्यों में अगर रोज़गार के लिए जाते हैं, तो अगर बिहार के किसी विश्वविद्यालय के डिग्री या बिहार के किसी भी संस्थान का डिग्री जब उनको देखते हैं, तो वहाँ के जो जहाँ भी वो रोज़गार के लिए जाते हैं, मतलब थोड़ा सा उनको हीन भावना से देखते हैं। तो इसी से पता चलता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या है। अगर प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की बात की जाए तो पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था तो ध्वस्त है। कॉलेज जो है वहाँ पे मात्र जो बड़ा कॉलेज है वहाँ पे बस बिल्डिंग निर्माण होने का काम हो रहा है,
कॉलेज में छात्र नहीं हैं, और छात्रों को लाने के लिए, कॉलेज तक लाने के लिए भी सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई भी नई योजनाएं नहीं लागू की जाती है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो साइकिल और पोशाक राशि के माध्यम से सरकार ने छात्रों को स्कूल तक लाने का काम तो किया, लेकिन उसके बाद शिक्षकों की घोर कमी है। शिक्षकों की कोई बहाली नहीं आ रही है। इस बार स्टेट की एग्ज़ाम ली गई, उसको भी रद्द कर दिया गया। जो वैसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने सरकारी शिक्षकों के माध्यम से समाज को कुछ देने का एक सपना लिए हुए थे, उनका भी जो सपना है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और शिक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से क्या होता है कि शिक्षकों के ऊपर डिपेंड करता है। तो निजी तो अगर देखा जाए सरकारी जो प्राथमिक स्तर के, माध्यमिक स्तर के या उच्च स्तर के विद्यालय, वहाँ शिक्षकों की घोर कमी है। अभी सभी जो पंचायत स्तर के जो हाई स्कूल थे उनको 10+2 तक कर दिया गया, लेकिन 10+2 तक कर तो दिया गया, एक बेहतर सरकार की तरफ से ये एक बेहतर दिया गया विकल्प कि ताकि वहाँ से दूर सुदूरवर्ती जो क्षेत्र के लोग थे उनको दूर ना जाना पड़े, लेकिन आप वहाँ पे शिक्षक का बहाली नहीं देते हैं, तो बिना शिक्षक के बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो शिक्षा व्यवस्था बिहार की पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री के तरफ से किसी भी तरह का शिक्षा को लेकर के कोई ऐसे योजना बिहार में चलाई जा रही है जो कि पूरी तरह से कारगर हो और शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करता हो। अच्छा, बात करें तो 4 महीने के बाद लॉकडाउन फिर से लग गया, तो क्या जब अनलॉक 1 हुआ, अनलॉक 2 हुआ, ये कितना कारगर हुआ या विफल हो गया सरकार की तरफ से पूरी तरीके से? देखिए, सरकार ने जो अनलॉक 1 और अनलॉक 2 की जो योजना बनाई तो वो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो वो विफल ही नज़र आ रहा है, क्योंकि अनलॉक 1 में जो था, जो भी वैसे जैसे दुकान थे तो उन सब को जो खोलने का निर्देश जारी किया गया था, तो उनको एक निर्देश दिया गया था कि भाई जो आपके पास ग्राहक आते हैं उनके पास मास्क होना चाहिए, आप हर दुकान में सैनिटाइज़र रखें, आप एक ग्राहकों के बीच में जो है आप 2 मीटर का कम से कम दूरी रखें। लेकिन अगर देखा जाए तो बाज़ार की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता ही नहीं है कि ये जो लॉकडाउन था उसके बाद ये अनलॉक 1 है और अनलॉक 2 है। ऐसा लगता है कि स्थिति बिल्कुल सामान्य हो चुकी है, जबकि संक्रमण तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो देखा जाए तो ये पूरी तरह से विफल ही नज़र आ रहा है। अच्छा, शिक्षकों की बात की जाए तो आप नियोजित शिक्षकों की बात करें, लगातार पूरी तरीके से 3 लाख के करीब जो शिक्षक थे वो धरने पर थे। हमेशा शिक्षा की बात आती है तो बिहार सरकार पूरी तरीके से विफल दिख रही है, चाहे शिक्षा व्यवस्था में अगर आप रिजल्ट को लेकर करें या फिर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर करें, शिक्षकों की पैसे को लेकर, सैलरी को लेकर करें। क्या कहेंगे सरकार से इस बार का जो मुद्दा होगा चुनाव का, वो क्या होगा? देखिए, इस बार का ही चुनाव नहीं, कोई भी चुनाव जो होना चाहिए वो समाज का जो सबसे प्रथम जो ज़रूरत होता है वो शिक्षा और रोज़गार होता है। चाहे कोई भी चुनाव हो, इस बार का ही चुनाव नहीं, लेकिन सरकार का शिक्षा और रोज़गार के प्रति चुनाव में किसी तरह का कोई योजना ही नहीं नज़र आती। उनके मेमोरेंडम में किसी तरह का ऐसा दिखता नहीं है कि वो शिक्षा और रोज़गार के प्रति कोई भी बड़ा काम करने वाले हैं। उनका बस एक ही काम होता है कि किस तरह से वोट बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरफ आकर्षित करें। वोट बैंक की राजनीति करने का जो एक बस उनका वही नज़र आता है सरकार का। और कि चाहे किसी भी कोई भी पार्टी हो, शिक्षा और रोज़गार के प्रति उनकी कोई भी योजना नज़र नहीं आती। अगर कोई भी योजना सरकार में आने के बाद अगर लागू भी की जाती है तो वो कुछ समय तक लागू होती है, लेकिन उसके बाद वो धरातल पर पूरी तरह से नहीं आ पाती है और वो देखा जाए तो पूरी तरह से विफल हो जाती है। अच्छा, एक सवाल होगा सौरभ जी, चूँकि आप निजी संस्था तो चलाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सरकारी के मुकाबले आजकल जो हैं वो बच्चे निजी संस्थानों में ज़्यादा जा रहे हैं, कारण क्या है, क्या लगता है? निजी संस्थानों में जाने का कारण ये है कि सबसे पहला तो पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। हाँ, पैसा तो लगता है, उसके भी एडमिशन हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ऐसा? तो इसका कारण यही है कि जो भी 10वीं स्तर के जो स्कूल है, जो मतलब हाई स्कूल है, उसके बाद 10+2 स्कूल है, वहाँ शिक्षकों की घोर कमी है। व्यवस्था वहाँ है नहीं किसी तरह का। अगर साइंस के स्टूडेंट को देखा जाए तो उनके लिए सबसे पहले व्यवस्था होती है प्रैक्टिकल की, लैब की। तो स्कूल तो छोड़ दीजिए, 10+ स्कूल तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े कॉलेजों में भी अगर आप जाकर लैबोरेटरीज़ में देखते हैं तो किसी तरह के कोई भी केमिकल आपको नज़र नहीं आएगा वहाँ पे। मतलब लैब संबंधित जो भी ये होते हैं, सामान होते हैं, वो आपको नज़र नहीं वहाँ पे आएंगे। सरकार तो दावा करती है कि सब व्यवस्था हम दे रहे हैं। अगर सरकार दावा करती है कि हम सब व्यवस्था दे रहे हैं तो फिर आखिर ये जो छात्र हैं वो सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में
ना पढ़ करके पैसा दे करके निजी संस्थानों में पढ़ने के लिए क्यों मजबूर हैं? ये सरकारी दावों की पोल खोलती है। तो ये थे हमारे साथ सौरभ सिन्हा जी, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि सरकार किस तरीके से सिर्फ कागजी पेपरों पर ही अपनी वादे को दिखाती है, जबकि हकीकत क्या है ये सामने है। जिस तरीके से निजी संस्थानों के शिक्षक और सरकारी शिक्षक भी जिस तरीके से इस पूरे लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, चाहे वो सैलरी की बात हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात हो। उसके साथ ही अगर बात करें तो जो बच्चे अभी लगातार ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं वो कितना कारगर होगा और उनका भविष्य क्या होगा, ये भी एक चिंता का विषय है। बहुत सारे सवाल हैं इस पूरे लॉकडाउन में सरकार को घेरती हैं कि एक तरफ जहां लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर आते हैं, दूसरी तरफ शिक्षा की व्यवस्था जो पिछले कई सालों से लगातार नीचे जा रही है वो अभी भी कैसे ऊपर आएगी। जब ऐसे शिक्षक संस्थानों को, ऐसे शिक्षक को उनको सैलरी नहीं मिलेगा, उनकी भर्ती नहीं होगी तो कैसे होगा। सरकार से यही सवाल होगा कि आखिरकार शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर कब सुधार आएगा बिहार में। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।